नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनो सौबिक के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम एक ऐसे प्रतिभा से बातचीत करने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ना केवल अपने एकेडमिक एक्सीलेंस बल्कि रिसर्च एक्सीलेंस की वजह से भी जाने जाते हैं, जो अपने देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आइए हम सब मिलते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन डॉक्टर चंद्रमोहन मेहता सर से। आइए बातचीत शुरू करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही? मतलब आप जब एग्रीकल्चर फील्ड चूज किए, वहाँ से एसोसिएट डीन तक की जर्नी और इतने सारे एक्सीलेंस प्रोजेक्ट्स और इतना सारा अचीवमेंट, सर कैसा रहा आपका जर्नी सर? ओके सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। यस जैसे आप पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर की जर्नी आपकी आपकी कैसी रही। मैं बात करता हूँ 12th के बाद की बात। तो जैसे हर स्टूडेंट का एक वहाँ पे हमारे पास होता है कि दो ही ऑप्शन हम रखते हैं, एक है इंजीनियरिंग का, एक है मेडिकल का। यस सर। वैसे ही मेरा भी फोकस मेडिकल की तरफ था। यस सर। तो कहीं ना कहीं मैं भी तैयारी पे लगा हुआ था। यस तो 2 साल मैंने भी तैयारी की। आ, तो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा साथ में एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था, क्योंकि बचपन से हमारा ऐसा रहा है कि हम खेती के बैकग्राउंड से ही रहे हैं। उसमें क्या है कि हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो इतनी बड़ी खेती नहीं होती, पहाड़ों के खेत छोटे होते हैं। बट हमने बचपन से ही देखा है कि हमारे खेतों में हमेशा कुछ न कुछ लगा होता था। और हमारी माता जी जो है किचन गार्डनिंग में बड़ी एक्सपर्ट कह सकते हो, उस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं वो लगाव हमेशा रहा है बचपन से ही। तो फिर धीरे धीरे ध्यान आया कि नहीं, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि बाय लक या किसी भी वे में मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। वहां पे से मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी एग्रीकल्चर की जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा हमने पहले लैब वर्क से काम किया, फिर हम थोड़ा सा पॉली हाउस की ओर गए, और अल्टीमेटली हमने फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करता था वहाँ एज ए सीनियर रिसर्च फेलो रहा। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी की आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी। तो मेरा लगाव हमेशा फील्ड की तरफ हमेशा रहा। वो रिसर्च एक मेरा ऐसा एरिया था कि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा और आगे ले गई जब मैंने विजिट किया फिनलैंड। 9 महीने में फिनलैंड में काम किया। तो मुझे समझ में आया कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके साथ एसोसिएट करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को एग्रीकल्चर। क्योंकि जब हम फूड की बात करते हैं, ये डायरेक्टली एसोसिएट करता है। तो मेरा लगाव वहाँ से बना रहा। उसके बाद फिर मैंने एक पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की। देन मैं गुजरात गया। वहाँ पे एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन था, ऑर्गेनाइजेशन है, डीएसटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे मैंने एज ए फेलो काम किया। वहाँ पे भी मेरा किसानों के साथ ही इंटरेक्शन होता था। किसान जो भी अपने इनोवेशन कर रहे होते थे, तो उनके साथ में मिलके वो इनोवेशन देखता था, उनकी एनालिसिस करता था। तो हमेशा एक, आप कह सकते हैं कि मेरा कनेक्ट बना रहा। उसके बाद में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आया, और एग्रीकल्चर यू कैन से कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर स्कूल में ज्वाइन किया। और यहाँ से मेरी एग्रीकल्चर की जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत एक्साइटिंग है सर आपकी जर्नी। इतना सब कुछ आपने अचीव किया सर। आपको अगर कोई compete करना चाहे तो सर कैसे कर सकता है वो? मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सारा अचीव किया, बट यस कि हाँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको ग्रैब हमेशा करने की कोशिश की, कि या जो भी आपको असाइन टास्क या जो भी आपको काम दिया गया है, उसको पूरी ईमानदारी से करने की हमेशा कोशिश की है। तभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी टाइम मुझे लगता है कि मैं अपने आप पे ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि नहीं, मुझे ये खुद पसंद नहीं आ रहा, तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा। तो मैं उस चीज को हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि अगर ये मुझे अपने लेवल पे पसंद आ रहा है, तो हो सकता है ये मेरा काम दूसरे को पसंद आएगा। तो मेरी हमेशा सोच इस तरीके से रही है। पर जो अभी की जनरेशन है सर, आपको जेनजी पता है सर? जेनजी क्या है? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, बट मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन है उसे हम जेनजी जनरेशन कहते हैं। अच्छा। सर, मेरा एक सवाल है कि आज के जेनजी जनरेशन को देखते हुए आपको ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी उनके पास दिखता है जो आपके टाइम पे आपके पास होती तो आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म कर पाते? आ, एक चीज जो मुझे लगती है कि आज की जनरेशन के पास एक्सपोजर बहुत अच्छा है। जब हम बचपन से ही उनकी स्कूलिंग देखते हैं या वो फिर कॉलेज में आते हैं, उनके पास एक्सपोजर बहुत अच्छा है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। हम अखबारों पे ही तक का सीमित थे।
इंटरनेट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। अगर मेरे से आप कहोगे कि मैंने इंटरनेट कब पहली बार यूज़ किया या कंप्यूटर कब पहली बार यूज़ किया, आफ्टर 12th मैं आपको बताता हूँ। यस। तो ये बड़ा गैप है और आज की जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो शायद आज के दिन में मुझे भी नहीं पता हो। तो ये इनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनके पास एक्सपोज़र बहुत अच्छा है और इनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, यस सर। जो अगर हमारे पास होती तो शायद कहीं न कहीं हम और इम्प्रूव कर पाते अपने आप को। सर तो इसी चीज़ पे ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता जी, हूँ बिल्कुल। कि आपको क्या लगता है सर कि एकेडमिक्स सिर्फ इम्पोर्टेंट है या फिर एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एकेडमिक्स? मुझे लगता है कि एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये बहुत रिक्वायर्ड है। आज की जनरेशन या हम कहें कि हमारे टाइम पे भी ये शायद उतना ही रिक्वायर्ड था, बट हम लोगों की अवेयरनेस उतनी नहीं थी उस पार्ट को लेके, तो शायद हम ज़्यादा फोकस एकेडमिक्स पे रहे। बट जब मुझे आज के दिन में समझ में आता है, आज के दिन में बच्चे एकेडमिक्स के साथ में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं और वो उनको बड़ा अच्छा एक्सपोजर देता है। जो मैं जेन जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव हैं। वो आपके सामने बड़े अच्छे से बात कर सकते हैं। हमें हमेशा ग्रेजुएशन के बाद भी हमेशा झिझक होती थी कि स्टेज में जाके बोलना है। वो अगर मैं आज के दिन में ये नई जनरेशन से बात करूं तो वो उनको उतनी झिझक नहीं है। हमारे हाथ कांपते थे जब हम कहीं पे स्टेज में जाके हमसे कहा जाता था कि आप प्रेजेंटेशन दो। बट मैं आज के दिन में ये नई जनरेशन को देखता हूँ, दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि स्टेज में खड़े होके दे कैन हैंडल द क्राउड। वो एक बड़ी अच्छी चीज है जो यंगर जनरेशन और जो आप कहते हो कि जेन जी जिसको बोल रहे हो, उनके पास ये है। तो सर बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं सर वो कहते हैं कि एकेडमिक्स पे फोकस करो, एक्स्ट्रा करिकुलर तो बाद में भी हो जाएगा सर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? उन पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज है सर? आ, मैं कहता हूँ कि दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं। एज ए टीचर भी मुझे अब ये चीज समझ में आती है, एज ए पेरेंट भी मैं यही प्रेफर करूंगा कि दोनों चीजें पैरेलली आप कर सकते हो। रीजन बीइंग क्या है कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एकेडमिकली भी अपने आप को उतना प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जो वहां पे कंपटीशन है, जो आप अपने आप से compete करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और से कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो आप अपने आप से compete कर रहे हो कि नहीं मैंने आज इतना अचीव किया, अब मेरा गोल उसके आगे है, तो वो आपको एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। वो आपको हमेशा एकेडमिक्स में बूस्ट कर देता है और कॉन्फिडेंस देता है कि आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मिथ है कि एकेडमिक्स के साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं चल सकती। हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एकेडमिक्स के साथ में ही बेहतर रहेगी। यस सर। तो सर आप से मैं एक एक्सपीरियंस मांगना चाहता हूँ सर, जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आपके जीवन में अभी तक का कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस जिससे आपको ये मोटिवेशन मिलती हो कि अगर मैंने वो सिचुएशन पार कर लिया तो मेरे लिए कोई भी सिचुएशन एक्सेप्टेबल है और मैं उसको आसानी से पार कर सकता हूँ, अब कुछ भी हो जाए। शायद इसके बारे में मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि आई थिंक मेरे पास इतनी हार्ड सिचुएशन आज तक नहीं आई है। बट हाँ, जो भी टास्क आया, कुछ बड़े टास्क ऐसे थे कि जहाँ पे आपको ओवरनाइट चीजें करनी पड़ती है। कि कभी भी आपको एकेडमिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा टास्क आ गया, इमीडिएटली यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड आपको आगे खड़ा होकर वो काम करना पड़ता है। तो आप किसी के भरोसे वो काम नहीं छोड़ सकते। तो क्या है कि आपको फिर उसमें ना दिन का फिक्र होती है, ना रात की फिक्र होती है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले वो काम होता है। तो काफी सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम ये देखते हैं कि आती है कभी कभी ऐसी सिचुएशन कि आपको कोई टास्क दिया गया है और इमीडिएटली वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करना है, दैट इज मच रिक्वायर्ड। तो आपको अपना 100% देना पड़ता है। उसमें हो सकता है आप कहीं आपका खाना भी छूट जाए, आपकी बातें छूट जाए, आपका घर छूट जाए। तो वो चीजें हमेशा बनी रही हैं। उससे मेरे को एक चीज लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आई तो आई एम रेडी फॉर दैट। वो पहली बार हाँ हमेशा एक झिझक रहती है। वो झिझक ऐसी है कि आप पहली बार, सपोज आप ये मान के चलिए कि आप किसी बैंक में गए, पहली बार आपसे कहा है कि ड्राफ्ट बनाना है, तो उस रात आपको नींद नहीं आएगी कि आपको पता नहीं है कि दूसरे दिन बैंक में जाके मैं कहाँ पे जाऊंगा, किससे बात करूंगा, ये ड्राफ्ट कैसे बनता है। वो कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप पहली बार उसको हैंडल कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑलवेज चैलेंजिंग। बट ये है कि जब आप उसको कर लेते हैं तो उसके बाद आप उतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगली बार हाँ इसको मैं इजीली कर सकता हूँ।
तो यही मेरा आंसर है। आई थिंक कि इसमें एज सच मेरे पास कोई इंसिडेंट नहीं है या इंसिडेंट्स नहीं है जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोल पाऊँ कि हाँ ये मैंने कर लिया तो बाकी भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट ये है कि हाँ हर किसी का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सर मैं आपसे ना सलाह मांगना चाहता हूँ, जैसे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं सर, ऐसा कौन सा चीज़ या फिर अपॉर्चुनिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट हो सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसको। देखिए, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो अगर जेन जी में बात करते हो, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि व्हाट रियल इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर। एक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे कितनी एक्वायर करनी है, मुझे सारी चीज़ें एक्वायर नहीं करनी है। जो मेरे काम की चीज़ें हैं जिससे मेरा करियर बन सकता है या जो मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे ले जा सकता है, मैं उनके ऊपर फोकस करूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो आप में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज़ नई जनरेशन में देखता हूँ कि पेशेंस थोड़ा सा कम हो गया है। हमारे टाइम पे पेशेंस बहुत ज़्यादा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ चीज़ें हो भी गई तो वी वेर एक्सेप्टिंग इट कि हाँ चलो ठीक है यार, अभी हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज के दिन में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि पेशेंस कम हुआ है। उसका कहीं ना कहीं एक रीजन है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन इतनी फ्लडेड है कि मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है किसी एक जगह पे। तो कहीं ना कहीं हर एक मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अपना फोकस क्लियर करना है कि मुझे हाँ इस एरिया में काम करना है, और उस एरिया से रिलेटेड आप अपनी चीजें करना स्टार्ट कर दो। होता क्या है, हम कभी कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़े दिनों में लगता है कि यार ये हो नहीं रहा है, मैं दूसरी तरफ मूव कर जाता हूँ। फिर वो थोड़े दिनों वो देखा वो नहीं हुआ, फिर तीसरे में मूव कर जाता हूँ। तो वो पेशेंस और फोकस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ है। बट यस, जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, जनरेशन टैलेंटेड बहुत है, नॉलेज बहुत है। हमारे कंपैरिजन में अगर आप कहोगे तो आज की जनरेशन मच अवेयर, दे आर मच अवेयर अबाउट द सिस्टम, दे आर मच अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, वट एवर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें उनके पास है। बट ये साथ थोड़ा सा उनको फोकस्ड रहने की जरूरत है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, तो मेरा फोकस ये होना चाहिए। मतलब सर, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप ऐसा कौन सा हैबिट जनरेट करने को कह सकते हैं अपने जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है या फिर जो अभी स्टूडेंट है बीएससी या फिर एमएससी एग्रीकल्चर में, ताकि वो लीडरशिप की तरफ बढ़ पाए, वो अपने फ्यूचर में कुछ लीडरशिप जैसा अचीव कर पाए और लीडरशिप चीज़ों को लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाए सर। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप हमेशा एक चीज से, मुझे लगता है कि लीडरशिप कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। हाँ ये है कि आप सबसे आगे खड़े हैं किसी काम के लिए। आप अगर सबसे आगे खड़े हैं तो आपके साथ टीम ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। तो लीडरशिप हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि मैं सबसे पहले उस चीज को करूं, अगर मैं कर पा रहा हूं तो उसके बाद मैं बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूं, उन्हें गाइड कर सकता हूं कि ये काम कैसे करना है। बट खड़ा सबसे पहले आपको होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं, मेरे पास कोई काम आ गया या मेरे पास कोई चीजें आ गई तो मैं उसको दूसरे को परकुलेट कर दूं, उससे लीडरशिप नहीं आएगी। लीडरशिप हमेशा आएगी कि आप पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करें, तब आप उस नॉलेज को शेयर करें अपने जूनियर्स में, तो ताकि उनमें भी वो लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो। ये ऐसा नहीं है कि मैं एज ए लीडर, मेरा काम ये नहीं है कि मैं बाकियों को किसी को कुछ ना बताऊं और सारा काम उन पे ही छोड़ दूं। यस। मुझे सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होगा कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तो तब आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। तो वो एक कनेक्ट बहुत जरूरी है, एक लीडर और यू कैन से कि किसी भी पर्सन के बीच में जो उसके साथ एसोसिएटेड है, उनमें वो कनेक्ट बहुत जरूरी है। वो कनेक्ट तभी होगा जब आप आगे खड़े होंगे उनके। एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब वो डोमिनेटिंग होना चाहिए या फिर सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए सर? देखिए आंसर बहुत सिंपल, आंसर अपने आप आपने दे दिया कि आ, सबको साथ लेके चलना ही आपका एक लीडरशिप की क्वालिटी। लीडरशिप कभी ऐसी नहीं रही कि आप डोमिनेटिंग हैं और आप डोमिनेट कर रहे हैं और आप दूसरे को नहीं करने देना चाह रहे, तो उससे लीडरशिप नहीं आती। यही एक मेरे को लगता है कि बेसिक डिफरेंस है बॉस और लीडर में। जो हम डेफिनेशन हमेशा किताबों में पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में भी उसी तरीके से काम करता है।
कि आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे, लीडर आप नहीं बनते, लीडर लोग आपको बनाते हैं। यस। ठीक है, जो आप लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो आपको लीडर बनाते हैं, आप अपने आप से लीडर नहीं बनते। लोग आपसे कब जुड़ना चाहेंगे? जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, जब लोगों को लगेगा कि हाँ ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, जिसके हाथ हम जुड़ेंगे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा वो लीडरशिप में हमेशा वही रहा है कि आप अपने आप को पहले रखिए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले मैं फेस करूंगा। वो मेरे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन पे वो डायरेक्टली परकोलेट ना हो। सर अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में 2 क्वेश्चन है सर मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ऐसा कौन सा स्किल 2025 में आप सीखना चाहते हो सर? स्किल आई थिंक मेरे ख्याल से जो टेक की नॉलेज है, यस। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, वो हमारे टाइम पे बहुत कम थी, और अगर थी भी तो हमने शायद उस पर इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर नहीं दिया। आज के दिन में अगर मैं कहूँगा तो मैं सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स को प्रेफरेंस दूंगा। सर एक और सवाल मेरा कि आज के टाइम पे सर जैसे आपको कोई क्लब ज्वाइन करना हो या फिर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो तो वो कौन सा ऐसा एक्टिविटी होगा या फिर क्लब होगा जिसको आप ज्वाइन करना चाहेंगे? क्लब और एक्टिविटी, यस सर। जब आप एक्टिविटी की बात करते हो मेरे ख्याल से एक्टिविटी हमेशा आदमी वही चूज करता है जहाँ पे उसका कभी ना कभी इंटरेस्ट रहा हो। अगर मेरे से कहोगे तो मैं कहीं ना कहीं एक हमेशा सिंगिंग का शौक रहा था बचपन से, तो शायद वो कभी चीजें बाहर नहीं आ पाई क्योंकि उतना एक्सपोजर मिला नहीं। तो आज के दिन में अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो शायद मैं उस अपने यू कैन से इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से एसोसिएट जरूर करना चाहता हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं पर मेरा एक पर्सनल सवाल है सर, जी, मैं बिल्कुल, माफी चाहूंगा अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर। सर मैं जब आपके बारे में थोड़ा रिव्यू कर रहा था ना सर तो मुझे पता चला सर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं सर, फैकल्टीज जो मेंबर्स जो सीनियर मेंबर्स भी हैं वो उनका बहुत ज्यादा लगाव है सर, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको एडमायर भी करते हैं। जो हमारे पुराने डीन हुआ करते थे डॉक्टर रमेश कुमार सदावर्ती, तो क्योंकि लर्निंग आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो शुरुआत में एक दिन उन्होंने मुझसे कभी ये कहा कि कभी भी आपके पास कोई स्टूडेंट या कोई फैकल्टी आता है तो सबसे पहले तो आप उसको सुन लो, आप उसकी बात पूरी आराम से सुनिए। उससे होता क्या है कि 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जैसे बच्चे की प्रॉब्लम लगता है कि बच्चे को कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए फैकल्टी मुझे पता है कि इसका एक सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, और जो मैं इजीली किसी से बात कर सके या कहीं पे मैं अप्रोच करके इसका इजी सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि एक अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे को, या फैकल्टी की भी बात मैं करूँ तो कहीं ना कहीं शायद वो एक कनेक्शन है जो स्टूडेंट्स का और फैकल्टी का है। और मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में और चीजें मैं बेहतर कर पाऊँ, कि हर किसी स्टूडेंट को सॉल्यूशन देने की हम बात करते हैं, पर यही है कि मैं और कितना जल्दी उसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। कभी कभी होता है कि कुछ दिन लग जाते हैं क्योंकि इंगेजमेंट कभी इधर या कभी उधर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चे में उसमें ये हो जाता है कि यार अभी तक मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिला। बट थोड़ा सा अभी मैं उस एरिया में फिर से काम कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको जितना जल्दी उस चीज का सॉल्यूशन दे सकता हूँ दिया दिया जाए। क्योंकि देखिए अगर होता क्या है, अगर मैं किसी बच्चे या फैकल्टी की बात करूं और मेरे पास बच्चा आ रहा है और मैं अगर उससे कह दूं कि नहीं इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, आप उसके पास चले जाओ, उससे बच्चे का एक कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर से चला जाता है कि यार अगली बार मैं सीधे उन्हीं से कनेक्ट कर लूं। यस। ठीक है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या फैकल्टी में हमेशा ये कहूंगा कि आप बच्चे को सुन लीजिए, बच्चे को आपको दूसरे के पास भेजने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कहाँ से सॉल्यूशन आएगा, आपको एक फोन करने की जरूरत है, आपको एक बार बुलाने की जरूरत है, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं इस एरिया में अभी काम कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नहीं सर फिर भी बहुत अच्छा है सर, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है सर आपके साथ। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आजकल ना हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एआई है, तो बच्चे के पास ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अगर हम कोई पाथवे चूज करते हैं फिर हमें उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फिर हमारा फोकस डाइवर्ट होकर किसी और चीज़ में आ जाता है। तो ऐसा आपके पास क्या उपाय है जो हम एक ही चीज़ पे फोकस कर पाए और डाइवर्जन ना क्रिएट हो सर हमारे लिए? देखिए जब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज पे रहा हूँ और हमेशा उसी चीज पे रहूंगा। हमेशा एक चीज आप दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं जब बात करता हूँ कि शुरुआत में फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई आप डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका इंटरेस्ट है।
जब आप उस डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं वहां पे आपको मल्टीपल कोर्सेज दिखते हैं। ये भी सिचुएशन वैसी है कि जैसे मल्टीपल कोर्सेज है वैसे ही मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास सामने आ रहे हैं। अब उसमें क्या है कि आप सारे कोर्स में अपना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। कुछ कोर्सेज में आपको लगता है कि यार इसको पढ़ के पास कर लें, कुछ कोर्स में आपको लगता है कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है और इसमें मैं कैपेबल भी हूं। मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप और इंटरेस्ट है, जब आपका इंटरेस्ट होगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। और हमेशा उस एरिया में ही फोकस करें जहां पे आपका इंटरेस्ट है, वो आपको स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा और वो आपको बाकी लोगों से अहेड रखेगा। उसके साथ आप फिर बाकी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम से हैं, अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारी यहीं पे बात चल रही थी कि कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर, यस सर। आप कंप्यूटर साइंस, आप एग्रीकल्चर से हैं, वो कंप्यूटर साइंस से हैं, तो अब कल के दिन हो सकता है कंप्यूटर साइंस का बच्चा एग्रीकल्चर में उसका इंटरेस्ट आ जाए या एग्रीकल्चर के बच्चे का कंप्यूटर साइंस में यस इंटरेस्ट सर। आ जाए। उसको वहां पे ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं एग्रीकल्चर की डिग्री में गलत आ गया। एग्रीकल्चर को आप कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से कि आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी है, स्किल सीखने हैं, तो यूर फोकस शुड बी इन दैट डायरेक्शन। तो भले ही आप डाइवर्स कर रहे हैं बट वो चीजें आपसे कनेक्टेड रहेंगी। ऐसे सीएससी वाला कोई बच्चा है जो आपको टेक्निकल नॉलेज उसको बहुत है, उसको लगता है कि यार मेरे को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर लेना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो स्क्रीनिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो आपको कोई और करके नहीं दे सकता। यस सर, मतलब कंक्लूजन ये है कि हमें पहले स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए बिल्कुल और उसके बाद हमें अपने रूट्स से इंटैक्ट रहना चाहिए और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हमारे इस रूट के साथ किस डाइवर्जन की तरफ जाएंगे तो हमारा फायदा होगा और रूट्स भी बेटर फ्लरिश करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय निकाल के आए और उम्मीद करता हूँ सर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बहुत चुने हुए क्वेश्चन पूछे जो रिलेट करते हैं आज की यंगर जनरेशन को। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से अगर किसी को कोई फायदा मिल सकता है, डेफिनेटली मैं चाहूंगा काफी सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखें, ताकि कहीं भी वो अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई जरूरत है या कहीं पे कोई परेशानी है, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस। यस और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल के ये पॉडकास्ट रखा। अरे सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी तरफ से आप सबों को बहुत सारा प्यार और आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें और अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।